वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th सैम्पल पेपर 2। सैम्पल पेपर 2 में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ ऑब्जर्व दैट कोवैलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव रीजन। कोवैलेंट कंपाउंड बैड कंडक्टर होते हैं, इसका रीज़न बताना है। देखिए बैड कंडक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि जो कोवैलेंट कंपाउंड है ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इनके सभी इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं। देयर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव, सो इट इज़ बैड कंडक्टर। इसका आंसर हम लोग देखते हैं फिर से। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आंसर, covalent compounds are bad conductor of electricity because they do not have free electrons, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और ions that can move and carry an electric current, जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर सके। नो फ्री इलेक्ट्रॉन, मेन आंसर इसका यही है कि देयर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कोवैलेंट कंपाउंड, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट question is, carbon can neither form C plus ion means cation and C minus ion means anion। Why? neither कार्बन जो होता है न ही ये कटायन बनाता है और न ही अनायन बनाता है। क्यों? जैसा कि हम लोगों को पता है कि इसमें कार्बन जो होता है उसके 6 एटॉमिक नंबर होते हैं। ये जो 6 एटॉमिक नंबर होते हैं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 विथ एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2-4। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका 2-4 होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है। तो कार्बन हैज़, इट मीन्स कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, तो इसके वैलेंस सेल मीन्स आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। कार्बन कैन लॉस और गेन 4 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी। तो जब आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो लॉस करके या तो गेन करके स्टेबल होगा। इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, यह 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। क्यों 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता? 4 इलेक्ट्रॉन Each cannot gain 4 electron as carbon atom having 6 proton। इसमें 6 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब इसमें 6 प्रोटॉन है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो वेरी स्मॉल टू हैंडल द 10 इलेक्ट्रॉन। अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 10 इलेक्ट्रॉन होता है, और 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल नहीं कर पाएगा। सो इट कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एड इट नीड्स ए लॉट ऑफ एनर्जी, और डोनेट भी नहीं कर सकता बिकॉज डोनेट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन डिनोट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सो इट कैन नॉट फॉर्म कैटायन और अनायन। न ही 4 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर सकता है न ही गेन कर सकता है। हम इसको सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि कार्बन एटम नाइदर गेन 4 इलेक्ट्रॉन और लॉस, इट कैन नॉट गेन because 6 proton cannot hold this, and neither cannot hold the 4 electron, and 4 electron loss नहीं कर सकता है क्योंकि but for this large amount of energy is required। next question, draw an electron dot structure of ethanol। ड्रा एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इलेक्ट्रॉन का डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए लो देखिए, एथेनॉल C2H5OH इसका फार्मूला होता है। C2H5OH जैसा कि है, पहले हम डॉट स्ट्रक्चर न बना करके अगर हम इस तरह से बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएं, C2H5 H लगाते हैं इधर, H लगाते हैं इधर, और OH लगा देते हैं।
और हर बॉन्ड के बीच हम 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा इथेनॉल का। जैसा कि यहाँ पर कार्बन 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच हम 2 डॉट लगा देते हैं। इससे हाइड्रोजन जुटा है, 2 हाइड्रोजन के बीच डॉट लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन के बीच डॉट लगा देंगे। तो इस तरह से ये बन जाता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर बना हुआ है, आप लोग देख भी सकते हैं। और इस तरह से 2 कार्बन के बीच 2 डॉट, 2 हाइड्रोजन के बीच डॉट, 2 हाइड्रोजन के बीच डॉट, 2 हाइड्रोजन के बीच डॉट, इस तरह से OH हम यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ पर 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इस तरह से हम बना लेंगे। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द हेटेरो एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आइडेंटिफाई द हेटेरो एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड में हेटेरो एटम आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए इसमें हेटेरो एटम O है, ऑक्सीजन और क्लोरीन। क्योंकि हेटेरो एटम वो होते हैं जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, जैसा कि हम आप लोग को यहाँ दिखा रहे हैं। हेटेरो एटम्स क्या हेटेरो एटम्स हैं? हेटेरो एटम्स क्या होते हैं? हेटेरो एटम्स आर द एलिमेंट्स दैट रिप्लेस द हाइड्रोजन इन द हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं वो हेटेरो एटम होते हैं। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन और क्लोरीन 2 हेटेरो एटम हैं। ऑक्सीजन है और क्लोरीन है इसमें हेटेरो एटम के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर सोप? सोप क्या होता है? व्हाट आर सोप? एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। कैसे वर्क करता है सोप? सोप होता क्या है? सोप इज द सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखिए सोप आर द सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। लॉन्ग चेन फैटी एसिड का ये पोटेशियम और सोडियम का ये साल्ट है। दे आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन द एल्कली मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विथ ए फैट्स और आयल। फैट या आयल के साथ अगर NaOH का रिएक्शन होता है तो सोप का फॉर्मेशन होता है। तो सोप आर द सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। क्लींसिंग एक्शन क्या है इसका? क्लींसिंग एक्शन ऑफ द सोप, हम लोग क्लींसिंग एक्शन पढ़ते हैं। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन ऑफ सोप इज नॉन पोलर एंड टेंड्स टू अवॉइड वाटर। जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है सोप का, वो वाटर को अवॉइड करता है। यानी जो हाइड्रोकार्बन चेन है वह ग्रीसा, आयल और डर्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है। यानी व्हेन सोप इज एडेड टू द वाटर, जब सोप को वाटर में हम ऐड करते हैं तो हाइड्रोफोबिक टेल 2 होता है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। जो हाइड्रोफोबिक होता है वह ग्रीस की ओर अट्रैक्ट होता है, हाइड्रोफिलिक वाटर की ओर अट्रैक्ट होता है। तो हाइड्रोफोबिक टेल इज अट्रैक्ट टू द डर्ट, ऑयल और ग्रीस, वाइल हाइड्रोफिलिक हेड इज अट्रैक्टेड टू वाटर मॉलिक्यूल्स। तो सोप में 2 फार्म होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक होता है, एक हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफोबिक जो होता है वह ग्रीस की तरफ अट्रैक्ट होता है और हाइड्रोफिलिक जो होता है वाटर की ओर अट्रैक्ट होता है। और बनाता है क्या? माइसेली। द हाइड्रोफोबिक टेल सराउंड द आयल और ग्रीस ड्रॉपलेट, यानी ग्रीस ड्रॉपलेट के सराउंडिंग वह अरेंज हो जाता है, फॉर्मिंग ए स्फेयर कॉल्ड माइसेली। वो माइसेली का स्ट्रक्चर बनाता है। फिर माइसेली जब बनाएगा तो क्या होगा? तब वह ग्रीस पर एक्शन करेगा, यानी सोप मॉलिक्यूल्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द माइसेली आर अट्रैक्टेड टू द वाटर। जो सोप के मॉलिक्यूल्स आउटसाइड है वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा एंड आर वाश्ड अवे विथ वाटर, और वाश्ड अवे हो जाएगा। कैरिंग द माइसेली एंड डॉट एलॉन्ग विथ इट।
जब वास्ट अवे हो जाएगा तो अपने साथ माइसेली को भी कैरी करेगा, यानी माइसेली डर्ट को कैरी करेगा, इसका मतलब डर्ट भी रिमूव हो जाएगा। वेन सोप एंड वाटर आर राइंस ऑफ, जब हम सोप और वाटर को राइंस ऑफ करेंगे, वॉश करेंगे, एंड डर्ट ऑयल एंड ग्रीस आर रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस, तो डर्ट ग्रीस जो भी होगा वो भी रिमूव हो जाएगा। जैसा कि हम यहाँ पर फिगर देख रहे हैं, ये माइसेली का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर ये क्लिनसिंग एक्शन है। यहाँ पर ये सोडियम के, ये जो हम देख रहे हैं ये सोप के मॉलिक्यूल्स है, लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट। ये देखिए, ये जो पार्ट है ये टेल है, ये पार्ट है हेड, मीन्स ये हेड है और ये टेल है। ये जो टेल उसका होता है वह हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। यहाँ पर ये ग्रीस या ऑयल या डर्ट है, तो यहाँ पर अरेंज हो गया और एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाया, तो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर को ही माइसेली कहते हैं। अब ये माइसेली बनाने के बाद ये जो उसका हेड पार्ट है सोप का, वो ऑयल से अट्रैक्ट हो गया, और जो टेल पार्ट है यानी हाइड्रोफोबिक पार्ट है वह ग्रीस या ऑयल से अट्रैक्ट हो गया। ग्रीस ऑयल को डिजॉल्व कर लेगा, जब हम राइंस साफ करेंगे तो ये वॉश अवे हो जाएगा। इस तरह से क्लींसिंग एक्शन है इसका, इस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्जेंट और बेटर देन सोप। जो डिटर्जेंट होता है वह सोप से अच्छा होता है। डिटर्जेंट और बेटर देन सोप, जस्टिफाई करना है कि जो डिटर्जेंट होता है वह सोप से अच्छा होता है, क्योंकि इसमें डिटर्जेंट में कई क्वालिटी है, जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कि डिटर्जेंट जो है सोप की अपेक्षा बहुत ही अच्छा होता है। देखिए यहाँ पर डिटर्जेंट और बेटर देन सोप, डिटर्जेंट वर्क बेटर इन हार्ड वाटर। देखिए हार्ड वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है। जो सोप होता है वह सॉफ्ट वाटर में वर्क करता है, और जो डिटर्जेंट होता है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में वर्क करता है। वो सबसे अच्छा होगा जो झाग बढ़िया देगा, और बढ़िया झाग कौन देता है? डिटर्जेंट सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर में दोनों में। डिटर्जेंट वर्क बेटर इन द हार्ड वाटर देन सोप, सोप की अपेक्षा डिटर्जेंट हार्ड वाटर में अच्छा वर्क करता है। दे डू नॉट रिएक्ट विथ मिनरल्स इन द हार्ड वाटर टू फॉर्म इनसॉल्युबल कंपाउंड्स। हार्ड वाटर में मिनरल्स होते हैं, और ये डिटर्जेंट हार्ड वाटर में प्रेजेंट मिनरल से रिएक्ट करके इनसॉल्युबल सब्सटेंस नहीं बनाता है, जिससे ये वर्क अच्छा करता है। अगर हम सोप को हार्ड वाटर के साथ वॉश करेंगे तो सोप के मॉलिक्यूल्स हार्ड वाटर में प्रेजेंट मिनरल से रिएक्ट करके इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाते हैं, जो कि वॉश नहीं होता है। तो ये डिटर्जेंट हम ये कह सकते हैं, डिटर्जेंट इज़ बेटर देन सोप बिकॉज डिटर्जेंट वर्क बेटर इन द हार्ड वाटर बिकॉज दे डू नॉट form the insoluble substances, they do not react with minerals. अदर क्लू भी है, डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड, और क्यों अच्छा है डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड इन बोथ हॉट एंड कोल्ड वाटर, दोनों में यूज कर सकते हैं, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर में भी डिटर्जेंट को। वेयर एज सोप वर्क बेटर इन हॉट वाटर, सोप हॉट वाटर में अच्छा वर्क करता है, लेकिन डिटर्जेंट हॉट वाटर कोल्ड वाटर में दोनों में वर्क करता है। डिटर्जेंट आर मोर इफेक्टिव इन रिमूविंग द ग्रीस एंड ऑयल स्टेन दैन सोप, जो डिटर्जेंट होता है ग्रीस या ऑयल को रिमूव करने में बड़ा अच्छा वर्क करता है सोप की अपेक्षा। डिटर्जेंट आर लेस लाइकली टू लीव अ रेसिड्यू ऑन द क्लॉथ्स अनलाइक सोप, यह डिटर्जेंट होता है जो कि लेस लाइकली टू लीव अ रेसिड्यू ऑन द क्लॉथ्स पर बहुत ही कम मात्रा में वो रेसिड्यू छोड़ता है, मतलब कि अधिक से अधिक जो है वर्क वो साफ हो जाते हैं क्लॉथ्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। इट इज़ द बायोलॉजी क्वेश्चन। नेम टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम। व्हाट इज द टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन? टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आर द टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है?
पहले समझते हैं पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन मीन्स जब मेल पॉलन ग्रेन, मेल गैमिट्स मीन्स जिसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, जब मेल से ट्रांसफ़र होता है फीमेल के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो वो पॉलिनेशन होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि when the pollen grain from stamen means male part of the flower, when pollen grain from stamen of the flower fall on the stigma of the same flower, अगर सेम फ्लावर पर जाता है, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। या फिर जब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जब pollen grain from stamen of flower fall on the stigma of another flower, जब वही pollen grain दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, जैसे अगर ये मेल pollen grain है, अगर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है तब तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा, लेकिन जब दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचेगा ये तो ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the post fertilization changes that occur in the ovary of flower। जो फ्लावर के ओवरी में पोस्ट फर्टिलाइजेशन हमें बताना है क्या चेंजिंग होता है, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजिंग होता है वो हमें बताना है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद चेंजिंग क्या होता है कि जो ओव्यूल्स और ओवरी होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज होते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट अकर इन द ओवरी ऑफ ए फ्लावर आर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म ए सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल फर्टिलाइज होते हैं वो फर्टिलाइज ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन करते हैं। और सीड में क्या होता है? सीड कंटेन एम्ब्रियो दैट इज कवरिंग दैट एनक्लोज्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड सीड कोट, जिसमें कि सीड कोट होता है। और सीड जो होता है जब ग्रो होता है तो उसके जो अदर फ्लावर पार्ट है, फ्लोरल पार्ट है, जैसे सेपल, पेटल, ये फॉल ऑफ हो जाते हैं। एज द सीड ग्रो फर्दर अदर फ्लोरल पार्ट आर फॉल ऑफ। एंड क्या होगा फिर? पहली बात तो ओव्यूल्स सीड बनाते हैं, सीड के अंदर एम्ब्रियो होते हैं, फिर सीड ग्रो करता है, सीड ग्रो करता है तो उसके अदर पार्ट फॉल ऑफ हो जाते हैं, और जो ओवरी होता है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। दिस लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ ओवरी, इससे ग्रोथ ओवरी होगा, विच एनलार्जेस एंड राइपेन टू बिकम्स ए फ्रूट्स, और फ्रूट बनाता है। इसका मतलब है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद हम इतना भी कह सकते हैं कि ओव्यूल्स चेंज इनटू सीड्स, ओव्यूल्स चेंज इनटू सीड्स, ये सीड्स में चेंज हो जाता है, और ओवरी चेंज इनटू फ्रूट्स, ओवरी चेंज इनटू फ्रूट्स, ये फ्रूट्स में चेंज हो जाता है। ओव्यूल्स सीड में चेंज होता है, ओवरी फ्रूट्स में चेंज हो जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर देख रहे हैं, गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड्स लेवल द पार्ट्स। इस पार्ट्स का नाम बताना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये कॉटिलीडन्स है, इस कॉटिलीडन्स के अंदर एक बेबी प्लांट है। बेबी प्लांट्स ऊपर की ओर प्लूम्यूल बनाता है, नीचे की ओर रेडिकल्स। तो ये ऊपर प्लूम्यूल है जो सूट बनाता है, यानी ए पार्ट सूट बनाएगा, और जो नीचे की ओर है वो रेडिकल है जो रूट बनाता है, बी पार्ट रूट बनाएगा, और ये कॉटिलीडन्स है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है गिव राइज टू फ्यूचर सूट। फ्यूचर सूट क्या होगा, यानी सूट कौन पार्ट बनाएगा? गिव राइज टू फ्यूचर रूट सिस्टम, रूट कौन बनाएगा? स्टोर फूड, फूड कौन स्टोर करता है? तो सूट और रूट कौन बनाता है, फूड स्टोर कौन करता है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो सूट बनाने का काम है ए करेगा, यानी प्लूम्यूल करेगा, और बी रूट बनाने का काम करेगा, यानी रेडिकल करेगा। फूड कौन स्टोर करेगा? कॉटिलीडन्स, ये कॉटिलीडन्स है, इसमें फूड स्टोर रहता है। तो ये फूड स्टोरेज का काम करता है, कि जैसा कि हम लोग
आपको दूसरा क्वेश्चन का आंसर दिखा दें। इसी का दूसरा आंसर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। लेबल ए जो ऊपर की ओर था जिसे हम प्लूम्यूल कहते हैं, लेबल ए प्लूम्यूल है जो कि शूट का फॉर्मेशन करता है। लेबल जो बी था वह रेडिकल है जो कि रूट बनाता है। और जो कॉटिलीडन्स था वह फूड स्टोरेज का काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम एंड एक्सप्लेन द टू मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। नेम एंड एक्सप्लेन टू मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। हाइड्रा में कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसको हमें एक्सप्लेन करना है। टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हाइड्रा में देखिए, फर्स्ट है बडिंग इन हाइड्रा। अब बडिंग क्या होता है? बडिंग फर्स्ट बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में दो रिप्रोडक्शन यहाँ पर हम दिखाने जा रहे हैं, एक रीजनरेशन, एक बडिंग। बडिंग क्या होता है कि हाइड्रा में एक आउटग्रोथ निकलता है, वो आउटग्रोथ बड़ा होता है और वह अपने पेरेंट्स से डिटैच होता है जो कि ग्रो होकर के एडल्ट हाइड्रा बनाता है। तो इन बडिंग स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट्स ग्रो आउट एज बड। स्मॉल पेरेंट्स का जो स्मॉल पार्ट होता है वह बड बनाता है, विच देन डिटैच एंड बिकम्स न्यू ऑर्गेनिज्म, और डिटैच होकर न्यू ऑर्गेनिज्म को देता है। हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग यूजिंग द रीजनरेटिव सेल्स, यह रीजनरेटिव सेल से डेवलप करता है। एंड बड डेवलप्स एज आउटग्रोथ इन हाइड्रा। बड डेवलप्ड एज आउटग्रोथ इन हाइड्रा ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। when fully mature bud detach itself from parents body and develop into a new individuals। तो यहाँ पर हम लोग फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि बडिंग क्या होता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये फिगर, इट इज़ हाइड्रा। हाइड्रा form a outgrowth, that is you can see here, that is the outgrowth. These outgrowth develop to form a bud. This is the bud and these buds are grow and these buds detach from the parents, मतलब ये कट कर अलग हो जाएगा और जब ये अलग हो जाएगा it develop into a new individual, new organism। Okay, next reproduction इन हाइड्रा इज रीजनरेशन। रीजनरेशन का अगर हम सिंपल भाषा में अगर देखें कि रीजनरेशन का मतलब होता है कि अगर हम हाइड्रा के बॉडी को काट दें तो हर पार्ट, जितने पार्ट में हम काटे रहेंगे जिसमें न्यूक्लियस होता है, हर पार्ट ग्रो होकर के एक न्यू हाइड्रा बनाएगा। इन दिस मेथड रीजनरेशन इन हाइड्रा, इन दिस मेथड स्मॉल कट आर ब्रोकन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म बॉडी ग्रो आर रीजनरेट। मीन्स जो भी ब्रोकन पार्ट है हाइड्रा का वह रीजनरेट हो जाता है और रीजनरेट होकर के इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल बनाता है। रीजनरेशन ऑफ हाइड्रा फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स इज कैरिड आउट बाय द स्पेशलाइज्ड सेल। ये कैसे बनता है? स्पेशलाइज्ड सेल से ये परफॉर्म होता है कि हम एक फिगर के माध्यम से इसको समझ सकते हैं बड़े ही अच्छे ढंग से। जैसा कि हम यहाँ पर फिगर देख रहे हैं, रीजनरेशन हो रहा है हाइड्रा के बॉडी में। यहाँ पर एक हाइड्रा का बॉडी है जो एम्प्यूटेशन के थ्रू इसका जो है कि टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब ये अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट है, दो पार्ट में डिवाइड हुआ। और जो अपर पार्ट है देखिए यहाँ पर इसका लोअर पार्ट बन करके एक फुल हाइड्रा बन गया और ये लोअर पार्ट है जिसमें अपर पार्ट बन करके ये फुल हाइड्रा बन गया। जो लोअर पार्ट है इसका ऊपरी भाग इसमें बन जाता है इस तरह से, और जो लोअर पार्ट अपर पार्ट है इसमें लोअर पार्ट बन जाता है और एक दो नया हाइड्रा बन जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन। यानी अगर हाइड्रा का बॉडी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो दोनों पार्ट्स ग्रो करके एक नया हाइड्रा बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? लिस्ट टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस टेक्निक। इसका क्या
एडवांटेज है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमें बताना है। देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वो होता है जो वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट्स जब ग्रो करते हैं या एनिमल्स प्लांट्स जब ग्रो करते हैं वेजिटेटिव पार्ट से। और वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है? वेजिटेटिव पार्ट दैट लाइक रूट, लीफ, स्टेम। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट्स। इस प्रोसेस में नए प्लांट्स बनते हैं। ये एक रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट से जब नया प्लांट बनता है तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। जैसे रूट, स्टेम, लीफ। रूट, स्टेम, लीफ ये वेजिटेटिव पार्ट है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है? इसका हम लोग एडवांटेज देखते हैं। देखिए सच प्लांट्स कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। जो सीड से प्लांट ग्रो होते हैं और जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ग्रो करते हैं उनमें फ्लावर और फ्रूट्स जल्दी आ जाते हैं जो वेजिटेटिव से ग्रो करते हैं, जो सीड से ग्रो करते हैं उसकी अपेक्षा। यानी कि जो प्लांट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बनते हैं उनमें फ्लावर और फ्रूट्स जल्दी आ जाते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज, अलाउ द प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट लाइक बनाना और ऑरेंजेस दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। यानी इस मेथड का यूज हम वहाँ कर सकते हैं जिन पौधों में सीड बनाने की क्षमता, सीड बनाने की कैपेसिटी लॉस्ट हो गई है। जैसे बनाना में सीड नहीं होता, ऑरेंजेस में कुछ सीड होते हैं। तो ऐसे प्लांट में जिनमें कुछ सीड होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। और कुछ भी एडवांटेज है, 2 एडवांटेज भी हम लोग लिख सकते हैं। और इसमें ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। जो भी इसमें प्रोड्यूस होते हैं वह जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।